ऑल राइट एवरीवन। सो आज की क्लास में हमें कार्बन एन पढ़ना है। एंड अगर ये टाइमली फिनिश हो गया तो एक टॉपिक मैंने आपको आइसोमेरिज्म बोला था कि जब आप जीओसी पूरा पढ़ लोगे तो हम पढ़ेंगे। कौन सा नाम है? टॉटोमेरिज्म। ये तो ये दोनों टॉपिक का आज कोशिश करूंगा मैं ये कंप्लीट हो। हेडिंग डालिए, कार्बन एन। सो लाइक कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं बेटा? ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन पे कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली कार्बन आयन का मतलब क्या है? स्पीशीज इन विच कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज। सबसे सिंपलेस्ट अगर मैं बात करूं तो वो है CH3 माइनस। ये सुनो, CH3 माइनस। अगर आपका इसका रिजेम्बलेंस लो किसके साथ? अमोनिया के साथ, तो आपको दिखाई देगा कि अमोनिया में जितने इलेक्ट्रॉन है CH3 माइनस में भी उतने ही है। तो आप बोल सकते हो कार्बन आयन CH3 minus is isostructural as well as isoelectronic with ammonia। स्टार्ट करो लिखना यहीं से। कार्बन आयन have negative charge on carbon। Carbon ion have negative charge on carbon। The simplest and the smallest carbon ion is CH3 minus। CH3 minus and ammonia are isostructural and isoelectronic। They're isostructural and isoelectronic। बताओ जल्दी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस नाइट्रोजन का? यहाँ पे sp3। ज्योमेट्री इंक्लूडिंग द लोन पेयर इट इज टेट्राहेड्रल। और अगर लोन पेयर ना देखूं तो पिरामिडल। पिरामिडल पिरामिडल शेप। कैन वी से दैट? दोनों ही। इंटरेस्टिंग चीज और एक बताता हूं, जैसे अमोनिया के अंदर इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ अमाइन। कहने का मतलब कि जैसे इसके अंदर ये तीनों इधर से इस साइड में फ्लिप कर जाते हैं, जो ऊपर है लोन पेयर वो नीचे आ जाता है। न्यूक्लियस के अंदर टनल क्रिएट होकर के क्वांटम टनलिंग के वजह से ये इन्वर्जन होता है बेटा। ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही इन्वर्जन कार्बन आयन में भी होता है। कार्बन आयन में भी इन्वर्जन होता है। ठीक वैसे ही इन्वर्जन कार्बन आयन में भी होता है। राइट इट डाउन। सिमिलर टू amines and ammonia, rapid inversion is observed in carbon ion। Similar to ammonia and amines, rapid inversion is observed in। तो ये इन्वर्जन का मतलब सिंपल इतने से है कि अगर आप ऐसे समझ लो कि ये आपका टेट्राहेड्रल लोन पेयर है ना। इन्वर्जन का मतलब धीरे 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 ये तीनों प्लेन में आएंगे और ये नीचे की तरफ जाएगा टनल बनाते हुए, एंड फिर ये ऊपर की तरफ टेट्राहेड्रल बना लेंगे। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय सेइंग इन्वर्जन। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ऐसे होता है बेटा। तो लोन पेयर अप साइड डाउन हो जाता है, बिल्कुल स्विच कर जाता है। ये प्रोसेस है इन्वर्जन। और इसके वजह से आपने देखा होगा कि अगर हम किसी तरीके से इन्वर्जन रोक पाए, उसके लिए क्या तरीका है? नीचे के जो एटम्स हैं उनको थ्रेड के साथ, है ना, टाई कर दो। जैसे मैंने आपको बताया था जब बेस हम पढ़ रहे थे कि ऐसा कर दो इनको साथ में इकट्ठा करके, तो ये अब इन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जहां इन्वर्जन पॉसिबल है उससे बेटर रहती है। ध्यान आ रहा है? इन दोनों में ये ज्यादा बेसिक होता है क्योंकि ये लोन पर एक ही साइड रुका रहता है। चलो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं।
तो इन्वर्जन इज ऑब्जर्व। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि भाई कार्बन एंड इंटरमीडिएट मैंने नाम लिखा है। कार्बन एंड क्या होता है? इंटरमीडिएट। क्या प्रॉब्लम है कार्बन आयन को? क्यों ये इंटरमीडिएट है? अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है, प्रॉपर मॉलिक्यूल है, स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है। इंटरमीडिएट की लाइफ बहुत कम होती है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? देखो आप ध्यान से, ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो एक बार सब चेक करो, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। दिक्कत फिर किस चीज की है? दिक्कत किस चीज की है? चार्ज की। कोई भी चार्ज स्पीशीज स्टेबल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? दूसरा, चार्ज भी, और वो भी किस पे? नेगेटिव चार्ज, वो भी किस पे? कार्बन कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है ना, तो उसका साइज बहुत बड़ा है। नेगेटिव स्टेबल दो ही जगह हो सकते हैं, या तो साइज इतना बड़ा हो एटम का कि वो नेगेटिव पूरा डिस्पर्स हो जाए, पर यूनिट वॉल्यूम उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो, और या तो फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बताओ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नॉट ऑन द हायर साइड। नाइट्रोजन उससे बेटर, ऑक्सीजन उससे बेटर, इसलिए तो बोलते हैं कि F माइनस इज मोर स्टेबल देन OH माइनस, एंड OH माइनस इज मोर स्टेबल देन NH2 माइनस। एंड CH3 माइनस तो ट्रिमेंडस बेस होता है, वो अपने नेगेटिव को हैंडल ही नहीं कर सकता है, मतलब एकदम सबसे पावरफुल बेसिस में से एक है, इतना ज्यादा बेसिक होता है R माइनस, इसलिए इसको बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। लिखो, कार्बन आयन इज अनस्टेबल बिकॉज low electronegative carbon is having negative charge. Low electronegative carbon having negative charge. ये बात एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो अब बताओ मैं इसको स्टेबलाइज कैसे करूं? कैसे स्टेबलाइज करूं कार्बन आयन को? हेडिंग डालो, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बन आयन। रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कार्बन आयन। लिख लिया सभी ने? बोलो। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? मैंने बोला कार्बन पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैं एक काम करता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने ये बनाया है CH3 पे माइनस, ठीक, इसको थोड़ा और बेटर मैं कर दूं। CH3 CH2 सब एक जैसे दिखे इसलिए मैं कर रहा हूं। फिर मैं कर रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CHN माइनस। फिर मैं एक काम कर रहा हूं, इसको HC ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस। क्या लग रहा है मैंने क्या चेंज किया इसमें? अगर आपने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा है तो मैंने वहां पे भी ये बात बताया था कि मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा। बिल्कुल सही बात, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, परसेंटेज एस 25%। यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, परसेंटेज एस 33.33। निकालने आता है ना जी सबको? कितना एस का ऑर्बिटल है? एक, डिवाइडेड बाई टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? एक एस और दो पी, 3 इंटू 100 बाई, यहाँ sp परसेंटेज एस कितना? 50%। अच्छा चलो ये तो बात सही है, 50% हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बढ़ के कितनी होती है? कितनी होती है sp हाइब्रिडाइज कार्बन की? 3.23। वेरी नाइस। किसको किसको याद था ये बात? बहुत बढ़िया, यही चाहिए बस सब्जेक्ट के अंदर ना। 3.23 मतलब ग्रेटर देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटम से भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड नाइट्रोजन sp3 का हो और इसका sp वाला लेके चल रहा है, उसका भी आप हाइब्रिडेशन चेंज करोगे तो वो भी बढ़ेगा। तो अब आप सोचो, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से बढ़ गया है तो इसको आप कार्बन में देखो, आप सोचो जैसे कि नाइट्रोजन से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई आइटम है उस पर नेगेटिव,
तो इन तीनों में स्टेबिलिटी का पैरामीटर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव प्रॉब्लम था ना, तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दिया कार्बन का, उसका हाइब्रिडेशन चेंज करके, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। कहोगे सर फिर कोई डायरेक्ट पैरामीटर बताइए जिससे आप ये चीज कंफर्म कर पाओ, कितना इंपैक्ट पड़ा आखिर। तो इसका डायरेक्ट पैरामीटर है, क्या है वो? पीकेए वैल्यू। देखो, कभी भी आप एच ए से आप ए माइनस बनाते हो एच प्लस निकाल के, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? के। और माइनस लॉग के ए को ही क्या बोलते हैं? टू द बेस 10 पीके। हमें ये पता है एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू व्हाट? के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। भाई, जितना अच्छा के ए होगा उतना ही ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम की तरह से ले रहा हूं। और जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हम कह सकते हैं उतना अच्छा एसिड। जितना अच्छा एसिड, बेस उतना ही कमजोर और स्टेबल। क्योंकि ये ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। वीकनेस एंड स्टेबिलिटी बोथ आर प्रोपोर्शनल थिंग। बोल रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, इसका मतलब वो कमजोर है। स्टेबल कमजोरी का पहचान है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रहेगा ना? ओके। तो अगर मुझे ये बताना है कि ये अच्छा स्टेबल है, तो मैं किसी तरह से बता दूं कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड अच्छा है। बोलो। तो प्यारे बच्चों, कितने लोगों को ये वैल्यूज याद है? हाथ उठाओ, क्योंकि एसिड बेस में मैंने पढ़ाया था कि जब आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का हाइड्रोजन निकालते हो जिसको और कोई स्टेबिलिटी ना मिल रही हो, तो इसका pKa 50 है, Ka 10 के पावर -5। कौन बोल रहा है? -50, 10 के पावर माइनस। और आप वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड का देखते हो एंड देन sp हाइब्रिडाइज्ड, इसका जो पीके है वो 25 होता है, हाफ वैल्यू होती है। और इनके कहीं बीच में ये अराउंड 37 38 के आसपास यहाँ होता है। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी ध्यान नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अराउंड 37 38 के आसपास आप दिमाग में रखे रहना। ये 25 ना, 25 का मतलब के 10 के पावर -25। प्यारे बच्चों, अगर ये अच्छा एसिड है इन तीनों में, तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, यानी स्टेबल होगा। बात समझ में आया? तो ये इसका डायरेक्ट पैरामीटर था कि पीकेए वैल्यू से भी आप देख सकते हो, ग्रेटर द पीके वैल्यू बेटर द एसिड इज। एसिड सॉरी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एसिड विल बी बेटर, एंड जितना बेटर एसिड होगा उतना स्टेबल उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। समझ आया? तो हमने दोनों तरीके से वेरीफाई कर लिया, हमारा आंसर यही आ रहा है। क्या सबको समझ में आ गया? इनकी स्टेबिलिटी ऐसे। अब मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनना। इन तीनों के पीके वैल्यूज देखे। अब बताओ, इनमें से पानी के अंदर घोलने पे कौन H प्लस आयन देगा? वाटर के अंदर ऐड करने पे विच विल फर्निश H प्लस आयन। पानी के अंदर कौन एसिड है? बोलो जल्दी। पहला, दूसरा या तीसरा? आंसर इज कोई भी नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। कोई भी नहीं, क्योंकि पानी के अंदर तो एसिड वो होता है जिसका के वैल्यू वाटर के KW से ज्यादा हो। समझ गए ना? तो ऐसी गलती मत करना कि C ट्रिपल बॉन्ड CH पानी में डाला सर H प्लस मिलेगा। बहुत अच्छा एसिड कुछ भी नहीं हो, पहली बात तो घुलेगा ही नहीं, नॉन पोलर है ये। समझ गए ना? ये रिलेटिव डिस्कशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट करने का तरीका क्या होगा? विल लुक एट द वैल्यू ऑफ पीकेए वेरी केयरफुली हर जगह पे, क्योंकि नेगेटिव बनाना है पीके, यानी किसका यूज आएगा? ऑर्गेनिक एसिड का। इसलिए मैंने बोला था कि आप उसको तैयार करो। ठीक है, चलो अब देखेंगे आज वैल्यूज क्या होता है। तो ये पहला एग्जांपल है, आप लिखते चलो। इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन by increasing S character will increase the stability। और पैरामीटर्स एग्जैक्टली कौन कितना इफेक्ट डाल रहा है उसके लिए हम ये वैल्यूज ध्यान रखेंगे। इससे हमें पता चलेगा किस फैक्टर का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन
by increasing the percentage S character will increase the stability of carbon ion. That is the point number 1. और फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लो, और ऑफ कोर्स ये वैल्यूज भी लिख लेना पीके का, और याद रहना चाहिए आपके भी दिमाग में कम से कम ये दो कि इसका 50 और इसका 25 होता है, इसका बीच में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंक्रीजिंग वाला क्या था? मैंने बोला बेटा इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर नेगेटिव कम स्टेबल होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो नेगेटिव हैंडल करने की एबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन बाय इंक्रीजिंग परसेंटेज एच कैरेक्टर इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। हाँ देखो इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि यार इस चीज को ना देखो, ध्यान दो इधर, बिल्कुल बात नहीं, कि CH3 एंड CH2 माइनस मैंने ले लिया ए, फिर मैंने किया CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, और फिर एक मैंने छोटा सा चेंज किया कि CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। देखो इसमें तो स्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर नहीं, कोई फैक्टर है नहीं, नेगेटिव को डिस्पर्स कर दे, डीलोकलाइज कर दे तो बेटर है। इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ा दी तो इसमें तो है, इसमें है क्या, हाँ जी इसमें भी है, ये रेजोनेंस से डीलोकलाइज होगा, यस और नो, क्या बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस, यस बोलो, है ना? क्या लगता है तुम्हें इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को किसने अपने पास रख लिया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने, और ये सबसे बड़ा रीजन है स्टेबिलिटी का, ये बात दिमाग में बिठा लेना। मैं तुम्हें पीके वैल्यूज बताता हूं, इसका जो पीकेए वैल्यू होता है किसका, CH3 CH2H का, इसका पीकेए वैल्यू होता है 50, बताया था अभी। इसका पीकेए कितना होता है, मतलब 25, यही है ना? इसका पीके कितना है पता है? एनी आइडिया? पीकेए इज क्लोज टू 18 एंड 19 के आसपास। क्या दिख रहा है तुमसे? देखो CH, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, नाइट्रोजन के बराबर से भी थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन को तो क्रॉस नहीं किया है ना। ऑक्सीजन अभी भी पावरफुल है, हालांकि इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा है, दिस वन, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड में भी पूछा जाए तो आप बोलोगे कि यार 80% चांसेस इसमें रहने के हैं, ये वाला चांस तो बस सिर्फ रेजोनेंस होने के लिए हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अपने पास हैंडल कर रहे है ना? लेकिन अब मैं ये पूछूंगा कि मान लो कोई ऐसा हो जिसमें कोई रेजोनेंस ना हो लेकिन O पे नेगेटिव हो, व्हाट डू यू थिंक? कोई नेगेटिव, कोई और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, जैसे मैं बोलूं CH3 है, CH2 है और O माइनस है, इन सभी नेगेटिव में सब, अब मैं कार्बन आयन का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये तो कार्बन आयन नहीं है, ये तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इन सभी में सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव कौन है, लास्ट वाला। कैसे पता? पीकेए वैल्यूज से, और बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगा करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉनिटर करने का तरीका, किसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है, इसमें कितने लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन 100% अपने पास ही रखा है, कहीं जाने ही नहीं दे रहे, इसमें तो फिर भी जा रहा है ना कार्बन के पास, अरे बोलो। इसलिए पीके वैल्यू बताओ अल्कोहल की कितनी होती है, CH3 CH2OH, पीकेए वैल्यू इसकी होती है क्लोज टू 15, वाटर से थोड़ा ज्यादा, पीके ज्यादा है तो के वाटर से कम है, इसलिए तो अल्कोहल पानी में
एसिडिक नहीं होते हैं, फिनॉल एसिडिक होता है, अल्कोहल इज नॉट, ये होता है ना। तो ये बात है। तो ये देखो 15 है और इसका कितना था 19, इससे भी 10,000 गुना ज्यादा एसिडिक। लेकिन अभी भी ये पानी में डालने के बाद H+ फर्निश, क्योंकि उसको करना है तो pKa 14 से भी कम होना चाहिए, Ka 10⁻⁻14 से भी ज्यादा होना चाहिए। तो समझ में आया pKa वैल्यू का कितना बड़ा रोल है इनकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए। तो प्लीज राइट इट डाउन कि इससे ज्यादा स्टेबल ये है और काफी ज्यादा, और इससे काफी ज्यादा मतलब 25 और 19 है, मतलब 6 का डिफरेंस है, 10⁻6 टाइम, 1 मिलियन टाइम ज्यादा स्टेबल ये कार्बन है एज कम्पेयर टू दिस। कोई आसपास भी नहीं है कंपैरिजन इसका। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ स्टेबलाइजिंग अ नेगेटिव ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपको मेरी बात समझ आई? नोट करो ये सब फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बता, फ्री कार्बेनाइन बनाना है मुझे, जैसे फ्री कार्बोकेटाइन बनाते थे, तो इनमें से कौन सा प्रोबेबल तुझे लग रहा है कि बन सकता है? तो आंसर है ये बन सकता है, इनोलेट। कौन सा कार्बेनाइन बन सकता है? दिस वन। इनोलेट क्यों बोल रहा हूं इसको? इनॉल होता ना, इन एंड OH होता तो इनॉल, हट गया तो नेगेटिव आयन आ गया, इनोलेट आयन इसको बोलते हैं। इनोलेट आयन बनाया जा सकता है, इट इज पॉसिबल दैट ये एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड ये भी बनाना बहुत हल्की बात नहीं है, इट्स वेरी रेयर। मिलता है, बहुत तगड़ा बेस होता है, लेकिन ये इन सभी में रिलेटिवली बनाया जा सकता है। तो जब तक कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल नहीं होगा, उसको बनाना, खास करके प्रोटॉन रिमूव करने के लिए बाद, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं है। ध्यान रहेगा ये बात। आगे बढ़ा जाए? ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बस ये दो बात का इंपैक्ट अगर आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया है, तो मैं एक और चीज यूज करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। बोलो क्या हो? ये बिल्कुल नहीं करता है। नहीं करता है कहने का मतलब आप प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हो, CH3 का, इसका प्रोटॉन नहीं निकाल पाओगे आप कभी। तो फिर हम ढूंढेंगे कोई और तरीका है क्या इसको बनाने का, विल फिगर इट आउट। ओके, प्रिपरेशन में देखेंगे। फिलहाल तो अभी ये दिमाग में रख लो कि सबसे खराब स्टेबिलिटी इसकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं मैं, आप लोग थोड़ा सोच करके इस पर आंसर करो। चलो बेटा, ये देखो, यहाँ एक H मुझे हटाना है। आई होप आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? अच्छी बात है। बताओ, इन चारों में A, B, C एंड D में रिलेटिव स्टेबिलिटी तुम्हारे हिसाब से क्या लग रही है? ये बात लिखा है ना तुमने पिछले वाले में कि वो क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? क्योंकि उसका नेगेटिव कौन अपने सर पे लेके गया? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो उसने सॉल्व कर दिया। हाँ बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल, फॉलोड बाई फॉलोड बाई फॉलोड बाई, कहानी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, एंड प्लीज राइट डाउन द पीके वैल्यूज, वही आपको हेल्प करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी बताइए बेटा। सबसे ज्यादा स्टेबल सी, क्यों? एरोमेटिक है, वेरी नाइस। एरोमेटिसिटी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले हियर। हाउ अबाउट अदर्स? सबसे ज्यादा तो सी होगा।
मैं मान गया सी बहुत ज्यादा। फिर बी फॉर बॉम्बे और डी फॉर दिल्ली। बी फॉर बॉम्बे आ रहा है, ठीक है जी। फिर ए या डी? ए एंड डी तो बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, तो ये बनेगा ही नहीं, ये कभी नहीं बना पाओगे तुम। समझ आया? तो दिस विल बी द ऑर्डर इन विच दिस इज गोइंग टू। अब आप कहोगे सर इसका वैल्यू, साइक्लोपेंटाडाइईन एक मॉलिक्यूल है, उसका पीकेए वैल्यू, साइक्लोपेंटा, अच्छा एक बात बताओ, गेस करो किसका ज्यादा होना चाहिए, साइक्लोपेंटाडाइईन का या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूं। चलो साथ के साथ कंपेयर करते हैं ना, मजा तो तभी है, इंपैक्ट देखना है किस चीज का कितना बढ़ता है। एक ले रहा हूं मैं ये CH2H, कहने का मतलब एक मैंने ले लिया जिसमें एक ऑक्सीजन, ज्यादा नहीं लिया, ये तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने बस एक एक लेकर के किया। ये ट्रिपली बॉन्डेड, अब तुम्हें पता है इन दोनों में तो ये डोमिनेट करता है एसिडिक स्ट्रेंथ में, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। कौन है बीच वाला कि ओ वाला? द आंसर इज, इसका पीकेए वैल्यू 16, इसका पीके 19, इसका पीके, पता है तुम्हें सबसे खराब इन तीनों में कौन है, सबसे बेस्ट कौन सा हो गया? एक बात ध्यान रखना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ एरोमेटिसिटी ही दुनिया में है। ये पता चला कि तुम लोग ना इतना कैरिड अवे नहीं होना है चीजों से, हमें इम्पैक्ट देखना है किसका कितना। ये हाइड्रोजन निकालोगे तो बताओ इसका जो कार्बन आयन बनेगा, इस तरफ भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस तरफ भी, अरे डबल डबल टर्मिनल ऑक्सीजन आ गए, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, बोलो इसका पीके पता कितना होता है? 9, क्लोज टू 9, पीके क्लोज टू 9। ये पानी के अंदर एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि 10 के पावर -14 से इसका के ज्यादा है। ये भी पानी के अंदर बिहेव एकदम नजदीक पहुंच गया है, बट अभी भी वाटर से ज्यादा। लेकिन ये तुम देखो ना यार कि इसका इम्पैक्ट एरोमेटिसिटी का, इसका, और एरोमेटिसिटी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सभी को बात समझ में आ गई? तो इन सभी में रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लिख लेना, एक ऑक्सीजन के स्टेबलाइजेशन से बेटर है, 1000 गुना बेटर है, ये 19 है या 16, 1000 टाइम्स बेटर है कि हम। लेकिन अगर डबल डबल सी डबल बॉन्ड डाल दो तो वो अनडाउटेबली बहुत अच्छा है। ये इम्पैक्ट लिखाने के लिए डेटा के साथ लिखना। तो कार्बन आयन अगर हमें बनाना हो, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C- से बेटर स्टेबल कौन है? CH2- विथ C डबल बॉन्ड OH, और इससे बेटर कौन है? एरोमेटिक वाला। और इससे बेटर कौन है जहां पे दोनों तरफ नेगेटिव को, दोनों तरफ अच्छी संगति मिल जाए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि कार्बन की परेशानी ही सबसे बड़ी यही है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है। आया बात समझ में बच्चों? गई बात आपके दिमाग में? बोलो हाँ। So this is how you have to generalize the stability. Okay? तो सारे फैक्टर्स मैंने कवर कर दिए। अब क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी आर डन विद द रिलेटिव स्टेबिलिटी।
देखे, मिटा दो इसको, लिखो तो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलो चलो बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करो एकदम। ये अलग अलग क्वेश्चन है बाय द वे, ये अलग है, ये अलग है। आंसर करते जाओ बेटा। क्या कर लिया आप लोगों ने? चलो बेटा, पहले वाले में सबसे ज्यादा, उसके बाद, उसके बाद, अच्छा आपको पता है ये जो CH2 माइनस है इसके पास रेजोनेंस कितने हैं? 5, पता है ना? लेकिन इसको हम एरोमेटिक, रीजन नहीं है इसको स्टेबलाइज करने का, नेगेटिव नहीं भी होता तो भी ये नॉर्मल रेजोनेंस। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? तो आप क्या लिखोगे? 5 रेजोनेंस इज द मेन रीजन हियर, एरोमेटिसिटी इज द मेन रीजन। कौन एंटी एरोमेटिक हो गया? क्या बात कर रहे तू? क्यों ऐसी बातें कर रहा है बैकी बैकी बेटा? ये 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन ही रिंग में घूम रहा है ना, तो एंटी कैसे हो गया? एंटी के लिए 4 ही रहने चाहिए ना। ऊपर वाला जब आएगा तो यही डबल बॉन्ड बन के खत्म हो जाएगा ना। बोलो तो नहीं, और वैसे भी वो घूमने वाली बात होती है रिंग का। एंटी नहीं होगा। तो 5, ये कितने लोगों का सही हुआ? ये हाथ उठाओ। और बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पता है इसका पीकेए वैल्यू, इसका क्या लगता है किसके आसपास होना चाहिए? आंसर इज क्लोज टू 38 39 वाले रेंज में। मतलब ये बिल्कुल वैसा जैसे विनाइल वाला हाइड्रोजन रिमूव करने में टाइम लगता, उतना ही लगभग लगभग है। तो मतलब प्लेन रेजोनेंस का कार्बन आयन में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, अनलेस उस रेजोनेंस से नेगेटिव को कौन एक्वायर कर रहे हो? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आ रहा है क्या बात समझ में सभी को? बहुत अच्छी बात है।
इतनी बात समझ आ रही तो क्या ही इन दोनों में बताओ। हाँ अभी वही तो रिवीलिंग चीज मैंने बता दिया तुम्हें। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, नेगेटिव को ये सब लिखना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा बाद में ये क्या कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है। तुम्हारा देखो बेटा एक बात बताऊं, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान उसके डिस्क्रिप्टिव नोट से होती है। आपका नोट सबमिट करा करके किसी दिन चेक कर लिया ना, उससे बता सकता हूँ कि स्टूडेंट के दिमाग में कितनी बातें सेट होंगी। जितना नोट्स डिस्क्रिप्टिव बनाओगे, जितना इनरिच्ड बनाओगे छोटे छोटे माइक्रो लेवल की चीजों को लिखने में, उतना आसान होगा आपके दिमाग में पॉइंट्स को रिकॉल करना जब आप रिवाइज कर रहे हो। जितना कम लिखोगे, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर लिखोगे, उतना ही खराब नॉलेज होगी तुम्हारी आने वाले टाइम में। ठीक है ना, तो नोट्स बहुत डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। CH3 माइनस चाहिए, बताइए इनमें क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा स्टेबल? पहला वाला। क्यों बेटा? पहला सबसे कम स्टेबल है। चलो तुम बताओ क्यों पहले सबसे कम है? प्लस आई से अगर ये देंगे तो कितने लोग कह रहे हैं ये इस पे और नेगेटिव माउंट करेगा। समझ में आया? बोलो। तो क्राउडिंग विल मेक दिस वर्स्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबलाइज नहीं करते, खींचने वाला चाहिए। अब अगला मैं आपको दूं एग्जांपल, तो पूछू कि बेटा एक तेरे पास है CH3 माइनस, एक तेरे पास है CF3 माइनस, और एक तेरे पास है CCl3 माइनस। अब बता इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन? A, B एंड C। सोचो सोचो, बहुत जरूरी है, अच्छे से सोचना बहुत जरूरी है। सोचो। सोचो बेटा, क्या लग रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल? सी बोल, लग रहा है ना? बी फॉर बॉम्बे लग रहा है या सी फॉर कैट लग रहा है? चलो क्या रीजन है भाई, चलो कौन बताएगा, हाथ उठाओ। वाई यू आर सिलेक्टिंग बी? माइनस। अच्छा, और मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है आज तक जीवन में? क्या पढ़ाया तुम्हें? मैंने तुम्हें बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कमजोर इफेक्ट होता है। तो क्या तुम्हें कहीं किसी में कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है? आओ मैं तुम्हारा आंख के थोड़ा खोलता हूं। CCl3 माइनस को जब आप करोगे, पहले इसमें ऑर्डर ये कर लिया है ना इसमें, तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर इस पे नेगेटिव तो है, और हमने पढ़ा था कि ये अगर थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड हो जाए तो उसके पास वेकेंड ही है, और ये नेगेटिव तकलीफ में भी है, और ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बेटर भी है। ये तो OMG हो गया बेटा, C डबल बॉन्ड Cl माइनस। हाँ अग्रीड, अग्रीड इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये कौन सा, क्या पी पाई बॉन्ड है? पी पाई डी पाई। तो क्लोरीन ऐसे मतलब कि जल्दी ना लेना पसंद करता है इलेक्ट्रॉन, ना डोनेट करना, दोनों उसके पास, देखो कला दोनों की है उसके पास, सर्वगुण संपन्न है ये Cl। जरूरत पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन देगा, और जरूरत पड़ता है तो किसी की तकलीफ को वापस भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? जरूरत एज ऑन डिमांड ओनली, अदरवाइज ये कुछ नहीं करता। सच अ सोबर पर्सन दिस Cl इज ओके। तो इस वजह से, और इसका इम्पैक्ट प्लस साथ में माइनस आई तो दे ही रहा है, ये दोनों का इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है, इसका pKa क्लोज टू 16 के आसपास जो किताबों में लिखा हुआ है। और इसका जो pKa होता है, ऑफ कोर्स आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं pKa इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? CHCl3, ये CHF3,
इसको बोलते क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है बेटा? ये फ्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होगा? CH3। ब्रोमोफॉर्म। तो अब आपको ये सब तो पता ही है यार, इसका पीके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे बोलना मोटू, इसका 50 यार। क्या खत्म कहानी है तुम्हारा। इसका देख कितना बताया मैंने, 16 के आसपास ना। एंड इसका अगर मुझे, हाँ हाँ बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ। 15.7 इसका था। इसका 25 से 28 के बीच में दिया है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। ओके, इसका पीके चलो 25 से 28, तो मैं इसको 26 मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब कि बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड वाला जो इफेक्ट आता है वैसा ये इफेक्ट लेके आता है, क्योंकि 3-3 फ्लोरीन लग गए, सिर्फ इंडक्टिव है यहाँ पे, ओनली -I। और यहाँ ये किससे विड्रॉ कर रहा है? -I के साथ साथ रेजोनेंस से भी उसको खींच रहा है, और रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल। इसका इम्पैक्ट भी देख लो कितना हो गया, 16, 10 के पावर 10 टाइम्स बेटर देन दैट। ठीक है, तो ये बच्चे कैरिड अवे हो जाते हैं, जैसे तुम लोग हो गए। फ्लोरीन देखते पता नहीं तुम लोग को क्या हो जाता है, ओ माय गॉड, इससे ज्यादा कौन खींचने वाला है। वो भूल जाते हो उस समय ना कि अच्छा रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है क्या, ये दिमाग से ही निकल जाता है ना। बोलो। ओके, हाँ बोलो। हाँ नहीं, वो देखो काफी सही चीज बोल रहा है। वो बोल रहा है कि HCl एंड HF में जब हम कंपैरिजन करते हैं, चेहरा देख के अट्रैक्ट नहीं होना उसकी तरफ। HF एंड HCl में बॉन्ड पैरामीटर्स देखना है। फ्लोरीन को देखते ही दिमाग में क्या आता है कि ये खींच रहा है, सबसे अच्छा एसिड यही है। बट आपको पता है कि जब हम सेम ग्रुप में बात करते हैं तो वी प्रेफर व्हाट? बॉन्ड एनर्जी, साइज, उसको देखना होता है। सो ओवरऑल क्वालिटी मैटर्स। ओके, सिंगल पैरामीटर का भी रिजल्ट डिसाइडिंग नहीं होते। ठीक वैसे ही अगर फ्लोरीन लगाए, तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन जब भी आए तो उनके बीच में डिस्कशन होगा, F- एंड Cl- के बीच में डिस्कशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं, साइज का होगा। यहाँ बात उतना एक्यूरेटली आप लगा नहीं पाओगे। कारण ये है कि यहाँ Cl तो अपने ऊपर नेगेटिव ले रहा है, फ्लोरीन लेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ये रख सकता है ना, इसके पास 8 ऑलरेडी है, 2 और आ गया, कितना हो गया? 10। तो ये क्वालिटी यहाँ पे, इसलिए आप डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ करोगे तो क्लोज है। बट एग्जैक्ट वो आंसर नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे F- बन ही नहीं रहा। बनता तो आप जरूर बोल देते। अभी इतना ही बहुत है इसके लिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ तक सारी क्लैरिटी हो गई सभी को? और कोई तकलीफ? एक और क्वेश्चन दूं सोचने के लिए बस? दूं क्या? CH3O CH2 minus and CH3S CH2 minus. Tell me the answer. Which will be more stable and why? Bolo. What will be the answer? Guys, 2 minutes. You take 1 more minute. No problem.
चलो बेटा, कर लिया? क्या लग रहा है? टाइम अप। द राइट आंसर इज, देखो यहां पे तुम बात कर सकते हो कि ये नेगेटिव तो इधर जा ही नहीं रहा सर, ये सिर्फ माइनस आई दे रहा है, लेकिन ये माइनस आई तो दे रहा है, लेकिन इसका माइनस आई इसके माइनस आई में ये छोटा है और ये बड़ा है। बट द गुड थिंग इज ये रेजोनेंस से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सल्फर पे नेगेटिव आ सकता है, वेकेंट डी है, इसके पास 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट, ये अलाउड ही नहीं है। तो आपको कॉल लेना पड़ेगा हर बारी, दिस इज नॉट अ पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये आपको कॉल लेना पड़ेगा हर बार, आपको कॉल लेना पड़ेगा ये सोच करके कि हाँ ये रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग ओवर। सभी को समझ में आ गया? चलो अगर ये होमवर्क के लिए नहीं, ऐसे ही पूछने के लिए, चलो होमवर्क क्यों करना, ये बताओ CCl ओके, जल्दी बताना, बस जितना जल्दी हो सके आंसर करना। CBr माइनस, अब बता इन दोनों में कौन सा था? पहला आंसर इज, अभी क्यों हुआ? क्योंकि अब तुम वो जो बात वो बोल रहा था वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे Cl भी नेगेटिव ले लिया, Br भी नेगेटिव, अब बता कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल? Br नेगेटिव, हमने पढ़ा है ना, बोलो, पढ़ा है ना कि HF HCl HBr एंड HI में अच्छा एसिड कौन है नीचे जाने पे, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है। ये कब लगाओगे? जब सेम ग्रुप के मेंबर्स आ जाएं तो वहां क्या देखना है? साइज। ये बात कब दिमाग में जाएगी? फिर वही चीज गलती कर रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस, दैट मेक सेंस, ऑल दैट मेक सेंस। तो अब देखना पड़ेगा एक बारी वैल्यू के हिसाब से ना, एक बारी चेक करना चाहिए, मुझे अभी भी है लगता है कि यही है, वैल्यू चेक करना तुम लोग, ठीक है? CH अरे माइनस आई मैं बोलता हूँ इंडक्टिव सबसे, बस तो बस बात ही खत्म है। इनमें वो चेक करना है, वैल्यू डेटा चेक कर लेना, CHBr3 इज बेटर एंड स्टेबल, आई मीन बेटर एसिड, CBr3 माइनस इज मोर स्टेबल, है ना? पीके उसका कितना है? अच्छा चल, नहीं वही ज्यादा स्टेबल नहीं, सिंपल बात है, पीके वैल्यू चेक करो, उससे हमारा अगर एम्बिगुअस कोई भी चीज आता है तो पीके वैल्यू से हम दिमाग को ओरिएंट करना है, ठीक है? डन। तो इसी के साथ बेटा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में कहानी खत्म। अब फॉर्म कैसे करेंगे एंड रिएक्ट कैसे? रिएक्शन तो बहुत आसान है, कितने लोग कह रहे हैं C-R- सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे पावरफुल क्या है? बेस। कहीं भी प्रोटॉन निकालने का मौका मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं चूकने वाला है, खींच लेगा प्रोटॉन। वो ना हो, कहीं नहीं दिख रहा हो तो क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल यार, जैसे लुईस बेस की तरह बिहेव करना, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना, यही 2 तरह के रिएक्शन उसके होंगे। आ रहा है क्या बात समझ में? ओके, रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, फॉर्मेशन एंड रिएक्शन, अगला हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड इट्स रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड इट्स रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड इट्स रिएक्शन, तो क्या है भाई फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड, कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, कैसे बना सकते हैं कार्बन एंड, कैसे बना सकते हैं? सबसे डिफिकल्ट है बनाना, मैंने बोला ना बहुत डिफिकल्ट है बनाना, कार्बन पे नेगेटिव लाना है। ये अगर ट्रेमेंडस बेस है तो कोई बेस उठा के तो नहीं कर रहे होंगे,
कोई बेस उठा करके इसका प्रोटॉन तो नहीं निकालेंगे भाई, जब ये सबसे पावरफुल बेसिस में से एक है तो इससे पावरफुल बेस तो कोई है ही नहीं, किसका यूज करके हम इसको करेंगे? क्या तरीका होगा? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरा CH3 माइनस बन जाए, कैसे, क्या तरीका है? तो इसका तरीका है, कभी भी आप अल्केन से नहीं बना सकते। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि आपके पास CH3H है एंड सोडियम डाल दो और ये CH3 माइनस बन जाए एंड हाइड्रोजन, ये होता ही नहीं है। अच्छे से अच्छे मेटल भी इसका कुछ नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हीट सप्लाई करोगे तो रेडिकल नहीं बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में टूटना 4 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। न्यूट्रल में हीटिंग फेवर्स रेडिकल फॉर्मेशन, कभी बताया था। फिर ये सब चीजें नहीं करनी है। और बताओ, तो ऑल्टरनेट तरीके हैं हमारे पास, कैसे पता है? सो आई एम गोइंग टू टेक CH3Cl। कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, इससे तो और उल्टा फर्क नहीं पड़ेगा इसके हेल्थ पे, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, हमें तो कैसा चार्ज चाहिए? यही रोल आता है मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर लेने का, Mg इन ड्राई ईथर। ध्यान देना, ड्राई ईथर में सूखा सूखा ईथर लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई ईथर हियर? सूखा सूखा ईथर, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, H2O शुड नॉट बी देयर, वाटर के साथ मिक्स नहीं करना है, ये मतलब है ड्राई ईथर का। ठीक है, धूप में रख करके उसका सारा मॉइस्चर निकाल देना एंड फिर यूज करना, ठीक है, अगर है तो। हाँ जी, कोई भी ईथर, कोशिश करना है साइक्लिक 3 मेंबर्ड वाला ना हो, क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। 3 मेंबर्ड में एंगुलर स्ट्रेन होते हैं ना, उसको अवॉइड करना है। बाकी नॉर्मल डाई इथाइल ईथर, हाँ, साइक्लिक वाले ऐसे वाले 5 मेंबर्ड, ये सब ईथर भी चलेंगे, ये ईथर भी बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस 3 मेंबर्ड वाला मत लेना, वो स्ट्रेन होता है। तो अब ये इसका काम क्या है? मैग्नीशियम is known to donate electron when required। ये सुनो, मैग्नीशियम क्या है बेटा? मेटल है ना। मेटल इज नोन फॉर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो मोटू, सोडियम कहीं लिया हो तो उसका काम क्या है? Na+ बनाना, इलेक्ट्रॉन देना। ये सुनो, बहुत एफर्टलेसली देता है ये, क्योंकि एल्कली मेटल का आयनेशन एनर्जी बहुत कम और बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन मिलता है। मैग्नीशियम ऑन द अदर हैंड इज नॉट दैट ग्रेट, बट Mg2++2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे सकता है। बोलो, अब देखो थोड़ा ध्यान से समझो यहाँ पे बात जो मैं बोल रहा हूं। मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे तो देगा, लेगा कौन यहाँ पे? कौन लेगा इलेक्ट्रॉन को? तो देखो, अगर मैं बोलूं इस पे प्लस है, ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही इसके पास गया इसने इसको छोड़ दिया, ले जा तू अपना इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन जाएगा? Cl-। ये क्या बन जाता? CH3+, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया? CH3। रेडिकल बना ना, अगले ही पल 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे ना इसने, एक और इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जाएगा? CH3। अब कहोगे सर अभी तो आपने बोला था CH3- बहुत मुश्किल से बनता है। हाँ, तो ये तभी बन रहा है जब मैग्नीशियम साथ में उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो हाउ डज इट बेसिकली रिएक्ट? इट फॉर्म्स कंपाउंड लाइक दिस। ध्यान देना, ऐसे ही लिखा जाता है, CH3MgCl। आप कहोगे सर ये आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट? तो ना तो पूरी तरीके से आयनिक है, ना पूरी तरीके से कोवलेंट, क्योंकि मैग्नीशियम इनका पोलराइजिंग पावर अच्छा खासा है, तो किसी भी नेगेटिव के साथ ये अच्छा खासा कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट 100% आयनिक कंपाउंड, बट हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ नेगेटिव आयन टू इट। कहोगे सर ऐसी बात थी तो आप सोडियम ले लेते, क्या दिक्कत है? सोडियम तो और अच्छा है। तो बेटा सोडियम के साथ पंगा ये है ना कि ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इतना क्विकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि जितने CH3Cl मॉलिक्यूल रहते हैं और जितने सोडियम, ये ऑल एट वंस ये Na++ इलेक्ट्रॉन बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स ले करके ये जैसे ही रेडिकल में कन्वर्ट होता है, दूसरे रेडिकल भी आपस में मिल करके RR बना देते हैं। दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन। जिन्होंने हाइड्रोकार्बन थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हो अपने स्कूल एग्जाम के लिए, उन्हें पता होगा वुड्स रिएक्शन, WURTZ। हायर अल्केन बनाने का ये एक तरीका है कि छोटे कार्बन से कार्बन डबल करना।
देखो ये मिथाइल क्लोराइड था, ये क्या बन गया, इथेन। हायर अल्केन बनाना हो, कार्बन के नंबर्स बढ़ाने हो, ये रिएक्शन, इट इज दैट गुड। ठीक है ना, बहुत पावरफुल होता है। कहोगे सर इसमें कार्बेनाइन नहीं बन सकता क्या, ये रिपोर्टेड है किताब में कि इसके अंदर दोनों तरह के स्पीशीज डिटेक्ट किए गए हैं, रेडिकल भी। अगर इसने कार्बेनाइन बनाया भी तो जैसे ही एक और डॉट लेके इलेक्ट्रॉन लेके कार्बेनाइन बन गया, तो ये कार्बेनाइन दूसरे CH3Cl पे वैसे ही अटैक करता है जैसे SN2। एक बार कहानी सुनाया था, लीविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एंड दिस विल गो अगेन, द प्रोडक्ट इज अनअफेक्टेड, इट इज RR ओनली। तो सोडियम का यूज करके आप उस नेगेटिव को रोक नहीं पाओगे, आते ही तबाही मचा देगा, ये बचा रहता है। इट इज द पावर ऑफ मैग्नीशियम 2+ which is not allowing this negative to reattack on any alkyl halide। समझ में आया ना, तो इसलिए बड़ा सिलेक्ट। और इस रिएजेंट को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये दिमाग में बिठा लेना, अभी से शुरू हो रहा है, लाइफ टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता रहेगा ये, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, RMgX, इसको GRIG, ग्रिग्नार्ड्स। ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कभी भी हम ईथर में स्टोर करते हैं, इसलिए ड्राई ईथर लिया था। पानी क्यों नहीं लिया पता है, पानी क्यों नहीं लिया, चाहे कितना भी स्टेबलाइज करे मैग्नीशियम, बट है तो बेसिक ही ना ये। अरे बोलो ना, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर ही डेवलप कर रहा है ना। इसके नेगेटिव को -1 से हो सकता है 40% उसका -1 खा गया हो, 0.6 नेगेटिव ही बचा हो, लेकिन तब भी ये बहुत डरावना है। CH3MgBr पानी के सिर्फ संपर्क में आने मात्र से उसका प्रोटॉन खींच लेता है ये, और बन जाएगा CH4 गैस बनके ये MgOH। मतलब तुम्हारा ग्रिग्नार्ड जो इतनी मेहनत करके बनाया था खराब हो जाएगा। मीथेन गैस मिल जाएगी उसको, क्यों चाहिए तुम्हें मीथेन गैस, है ना। तो इसका यूज करते हैं हम अच्छे अच्छे जगहों पे जहां कार्बन इंक्रीज करना हो, लिविंग ग्रुप को किक आउट करके बाहर निकालना हो, ऐसे। वरना एक्टिव, ये यार इसकी बात कर रहे हो, ये इतना खतरनाक है कि तुम्हारा ये अल्कोहल का भी H निकाल लेगा। अल्कोहल तो कम बेसिक होता है ना, सॉरी कम एसिडिक होता है, इसका अल्कोहल तो मैंने बड़ी दूर की बात करी, NH का हाइड्रोजन भी नहीं छोड़ता है ये भी मैंने बड़ी दूर की बात करी। कार्बन तक अगर वो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाए, उसका हाइड्रोजन तक नहीं छोड़ता है, ये इतना पावरफुल है। 40-50% नेगेटिव कम करने के बाद भी कितना खतरनाक है वो देख लो तुम। सीधा सीधा एसिड फोर्स, ये कोई एसिड है, वाटर एसिड होता है क्या, ROH एसिड होता है क्या, RNH2 कभी दुनिया में, ये तो बहुत पावरफुल बेस है अगर इसका H निकाल दो तो, लेकिन इतना ये निर्दयी है, इट कैन किल एनी ऑफ दीज। HF तो बच्चा है, HF तो एसिड है एक्चुअली, इनको नहीं छोड़ रहे तुम, HF की बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो। मतलब तुम सोचो कोई कुणाल को पटक दे उठा करके, कोई इतना पावरफुल हो कि कुणाल को शिवांश को उठा के, मतलब ऐसे हवा में ऐसे ऐसे घुमा के शक्तिमान की तरह नीचे पटक, और कोई पूछे कि सर क्या ये समग्र को भी पटक देगा, ये तो फनी क्वेश्चन हो गया ना। वो तो उंगली को उठा के स्पिन कराएगा इसको ऐसे, अगर उतनी पावर की चीज। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, इट इज सो पावरफुल कि इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि HF का H निकाल देगा। वो तो जेन्युइनली एसिड है यार, उसका तो निकल ही जाएगा, है ना, समझ रहे हो, पहले ही दे के भाग जाएगा, ले जा मेरा H+ आए मेरे पास। ध्यान रखना है, दिस इज सो पावरफुल बेस। ये बात मैं तुम्हारे दिमाग में इसलिए बिठा रहा हूँ कि RMgX के आते ही दिमाग में सबसे पहला इमेज न्यूक्लियोफाइल का क्रिएट होता है, विच इज वेरी रॉन्ग। पहला इमेज होना चाहिए, डू वी हैव एनी reasonable active hydrogen which can be removed from the molecule? If yes, first remove that, फिर भी बचा रह गया ग्रिग्नार्ड, तो आगे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। पहला काम इसका बेस का है। इज दैट क्लियर, लिखो प्रिपरेशन एंड रिएक्शन में, पहले लिखो प्रिपरेशन में, लिखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम यहीं से शुरू करना। Grignard reagent is prepared. Grignard's reagent is prepared
when an alkyl halide is heated with magnesium in the presence of dry ether. कौन सा पॉइंट है इसमें नोट डाउन करने के लिए बेटा कि यहां X क्या नहीं हो सकता है? फ्लोरीन। क्यों नहीं हो सकता? फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। फ्लोरीन इज नॉट अ लिविंग ग्रुप, F- इज नॉट अ लिविंग, F नहीं हो सकता है। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड बनाओगे, आप Cl बनाओगे, Br बनाओगे, I बनाओगे, लेकिन बाकी चीजें नहीं कर सकते आप। ठीक है, नोट इट डाउन। एरिया में तो ऐसे देखो मैंने जैसा बोला कि बड़ा केयरफुल मॉनिटरिंग करना पड़ता है, तब जाके क्लियर होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि सोडियम ज्यादा एक्टिव है, तो उसने देखो क्या कर दिया, वो R माइनस पे रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट माइनस बनाने के चक्कर में पड़ोगे तो वो एग्जिस्टिंग रिएक्टेंट, बाकी बचे हुए रिएक्टेंट से ही रिएक्ट कर जाएगा। तो ये काम मैग्नीशियम नहीं करता, तो इसलिए इसको स्पेशल। अब मैग्नीशियम के बाद कौन यूज हो सकता है तुम पूछो, तो मैग्नीशियम जितना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, आसपास हो, उनको यूज किया जा सकता है। या फिर इसके आसपास पोलराइजिंग पावर हो, जैसे जिंक प्लस 2 कैन ऑल्सो बी टेकन ना। जिंक ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट उनको बोलते हैं, ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट है, ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट जिनको बोलते हैं ना, कार्बन एंड मेटल का बॉन्ड जिसमें। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा, ये ट्रू, ये कंप्लीट नेगेटिव नहीं है। दिस मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोलराइजिंग पावर इज स्टेबलाइजिंग दिस कार्बन आयन। तो देखो यहाँ पे R माइनस जो कि बहुत मुश्किल से बनता है, बिना किसी एडिशनल स्टेबिलिटी के भी बन गया। देखो CH3 माइनस, कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है नहीं, फिर भी ये बना ले गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और ये ट्रू ट्रू कार्बन आयन, कंप्लीट नेगेटिव वाला कार्बन आयन नहीं है, ये बीच का। इसका मतलब 40% 50% चीजें कोवेलेंसी ने खा गया है, तो जाकर के ये बना। आ रहा है बात समझ में? नोट करिए इसको। हो गया बच्चों? चलो बेटा आगे देखें। कौन सा नहीं बताओ? हाँ, ये उसके आगे ही लिखना है ये। देन हाउ कार्बन आयन रिएक्ट? कार्बन आयन इज अ वेरी वेरी पावरफुल बेस। सो फर्स्ट एक्टिव हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अब एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलोगे? नाइट्रोजन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एटम तुम्हें दिखाई दे, या फिर NH बॉन्ड से ज्यादा कोई भी एसिडिक दिखाई दे, NH या उससे ज्यादा एसिडिक, उन सारे हाइड्रोजन को निकालेगा। तो जितने जेन्युइन एसिड है उनका तो निकालेगा, क्योंकि वो तो बेटर है। कार्बन का भी हाइड्रोजन अगर ट्रिपली बॉन्डेड है तो उसका भी निकालेगा, क्योंकि ये NH बॉन्ड से ज्यादा एसिडिक होता है ना। क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp, sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन। ये बात लिख लेना। हाइड्रोजन लिखो, which is more acidic than NH bond, more और equal ना, दोनों चलेगा, which is equal or more acidic than
इक्वल और मोर एसिडिक देन व्हाट, NH बॉन्ड क्या करेगा, यस, चलिए इट विल टेक दैट प्रोटॉन एंड नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन क्या बनेगा भाई, अगर CH3MgCl लिया है तो CH3 माइनस और H प्लस निकाल दो यहाँ से, तो क्या बन जाएगा CH4 और बाकी इन सबका नेगेटिव, तो इसमें भी सेम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट, बस यहाँ पे जो नेगेटिव है वो बदलता जाएगा, एक हो जाएगा OR माइनस एंड Cl माइनस ये +2 और ये बन जाएगा Mg2 प्लस, ये NH माइनस और ये R एंड Cl माइनस, ये Mg+2, ये C पे माइनस ट्रिपल बॉन्ड C एंड R एंड Cl माइनस, क्या बेटा CH3 minus is taking this H plus and becoming CH4 ना, मिला ना, ये साथ में रह रहा है अभी, इंडिपेंडेंट नहीं, यही तो है ना, यही तो नेगेटिव है ना, वो तो यही तो लिखा है यहाँ पे देख, नहीं ऐसे नहीं मिले, ऐसे कैसे बना दोगे, ऐसे बनाना ही बहुत मुश्किल है CH3 में। अब कहोगे सर CH3 माइनस नहीं बना सकते, लेकिन क्या कुछ स्टेबल कार्बन आयन बना सकते हैं, तो यस वी डू है, स्टेबल कार्बन आयन जो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है उनको बनाने के बहुत सारे तरीके, उनको बनाने के, अच्छा ध्यान देना बेटा ग्रिग्नार्ड इसमें भी बनाया जा सकता है, एरोमेटिक से भी अटैच्ड अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है यार, तो यहां पे भी अगर आप मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर डाल करके हीट करते हो तो यहां पे भी बनता है, ये भी एक ग्रिग्नार्ड एजेंट है जिसमें कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ध्यान यहां पे है, तो ये भी दूसरा रिएक्शन ये लिखो, चलो आगे आगे इनके रिएक्शंस और भी देखते हैं थोड़ा, इनको नोट करो, और मान लो अगर स्टेबल बनाना हो तो क्या, स्टेबल कार्बन आयन जो होते हैं क्या उनको बनाया जा सकता है, मतलब क्या उसके लिए मैग्नीशियम के अलावा भी कोई तरीका है, यस वी डू हैव, वी डू हैव, वी डू हैव, इजंट इट, एक तो तरीका ये है कि जैसे ये तुमने ग्रिग्नार्ड बना लिया, अब तुम चाहते हो कि यार मेरा कार्बन का ही कोई और नेगेटिव बन जाए, तो तुम ले लो यहाँ CH3Mg, अभी मैंने वही सिखाया, तो ये जो CH3 है इसका H लेके क्या बन जाएगा CH4, और इधर की तरफ तुम्हें क्या मिल गया, बेसिकली यू गॉट CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgCl, यहाँ +2 यहाँ -1, तो ये न्यू कार्बन आयन बन गया, और इसको बनाने का तो तरीका खैर और भी है हमारे पास, जो भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के हाइड्रोजन NH बॉन्ड उसके बराबर या उससे ज्यादा एसिडिक है, ऐसे चीज सोडियम एंड पोटेशियम से भी रिएक्ट करके बन सकते हैं, इट विल फॉर्म CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस एंड हाइड्रोजन गैस यहां से निकल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसके साथ, वाटर के साथ ये रिएक्ट करके H2 निकालता है, वैसे बिल्कुल यहाँ पे भी निकाल सकता है। और मैं बात करूं तो तुमने ये पढ़ा है कि ये कार्बन आयन काफी ज्यादा स्टेबल होता है, ये सुनो केवल, आपने देखा था ना, अगर यहाँ पे तो यहाँ सोडियम डालोगे तो ये H प्लस बिल्कुल वैसे ही एक्टिव हाइड्रोजन की तरह निकल जाएगा और ये कार्बन आयन बन जाएगा, so yes we do have several methods by which we can form H2 gas। कहोगे सर आपने एक बार बताया था कि एंटी एरोमेटिक, ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है ना, अगर इस पे दो नेगेटिव आ जाए, दो नेगेटिव, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, बोलो, तो उसके लिए इसका पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये सोडियम अगर हम डाल दें यहाँ पे, अगर आपको मोल वाइज देखना है तो इसके 1 मोल के लिए 2 मोल सोडियम लो, तो इससे क्या मिलेगा 2 मोल Na प्लस एंड क्या मिलेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड तोड़ने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये माइनस दो जगह हो जाएगा, नाउ दिस विल बिकम अ डाई नेगेटिव एंड स्टिल इट इज एरोमेटिक, तो ये यहां कोई
क्या नहीं निकलेगा? H2 नहीं निकलेगा। ध्यान रखना, यहाँ H2 नहीं निकलता। कैसे पता H2 नहीं निकलता? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डबल नेगेटिव बना लिया। ये बिल्कुल वैसे जैसे ऑक्टाई वाला एग्जांपल, 8 मेंबर नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन उसको अगर तुम 2 सोडियम दे दो स्टोइकियोमेट्री वाइज, तो ये डबल नेगेटिव बनेगा और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? एरोमेटिक। इसलिए ये भी कार्बन आयन बन जाएगा। ध्यान रखना, इन दोनों में नो हाइड्रोजन इज बॉन्ड, क्योंकि ये एसिडिक रिएक्शन नहीं है। ये सिंपली इस पाई को तोड़ करके, यहां इसने पाई नहीं तोड़ा है सोडियम, यहाँ H को उड़ाया, यहाँ नेगेटिव लाया, पाई तो एज इट इज रिटेन। जब पाई टूटे और उसके जगह नेगेटिव आए, तो वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किसने किया? पाई बॉन्ड ने, नॉट H। H जब कंज्यूम करेगा तो H2 बनेगा, पाई कंज्यूम करेगा तो डबल नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक इस पे और एक इस पे। आ रहा है बात समझ में? राइट इट डाउन दीज रिएक्शंस वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। आ गया बेटा समझ में? गॉट इट? चलो मैं मिटा रहा हूँ इससे। नो H2 is evolved for these two reactions। आप लिख सकते हो क्यों नहीं इवॉल्व हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज कंज्यूम्ड बाय पाई, नॉट द H। तो कार्बन आयन का रिएक्शन एज अ बेस सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। लिख लो, कार्बन आयन कैन ऑल्सो अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल। कार्बन आयन कैन ऑल्सो अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल। कार्बन आयन कैन ऑल्सो अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया? बोलो। अब ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं, देखा जाता है कि कैसे किस पे रिएक्शन कितना फास्ट कितना स्लो होगा। तो हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को अभी नहीं देखेंगे, इसका यूज जब आएगा हम लोग क्लास 12 में देखेंगे। कैन ऑल्सो बिहेव, जैसे जैसे मैं एक बस एग्जांपल के लिए बस तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। देखो ये प्लेनर सेंटर है ना, sp2, इसमें कार्बन पे प्लस भी है, इस पे माइनस भी है। बोलो, तो न्यूक्लियोफाइल बड़े आराम से, अगर तुमने यहाँ CH3 Mg Br लिया ना, तो ये यहाँ फास्ट है, बहुत फास्ट होता है ये रिएक्शन, अटैक करके ये तोड़ देता है। कैसे टूटेगा भाई? क्योंकि आपको पता है यार कि कार्बन का यहाँ पे जो बॉन्ड है 4 है, अगर एक लोन पेयर आ गया तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो तोड़ेगा कौन सा बॉन्ड? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड तोड़ दो ना, इस पे माइनस आएगा, ट्रू माइनस आ गया, बना। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और ये जो O माइनस बना है, तुम यहाँ MgCl डाल के इसको +2 माइनस
बाद में तुम अगर पानी डाल देते हो इसमें HOH, तो बेटा O माइनस RO माइनस बेस होता है, वो H का H प्लस निकाल सकता है H2O का, तो ये बन जाएगा नॉर्मल अल्कोहल। तो ये सब हम देखेंगे, अभी तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो, इस माइनस ने इस H को उड़ा दिया, ठीक है, इसको एज ए एग्जाम्पल आप अभी लिख लो। मेनली इनको हमें डील करना है क्लास 12 में, ठीक है, क्रिग्नार्ड को। डन, यहां तक हो गया। तो प्रिपरेशन एंड रिएक्शन दोनों कवर कर दिया मैंने, किसका, कार्बन एन का। हेडिंग डालो टॉटोमेरिज्म। अगले पेज से फ्रेश हेडिंग टॉटोमेरिज्म की। किसमें? हाँ, एज ए बेस थे। जिसमें वो प्रोटॉन पे अटैक करे वो बेसिक है, जिसमें वो कार्बन पे अटैक करे वो न्यूक्लियोफिलिक है। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन पकड़ना ना। कहाँ पे? हो गया बेटा, हेडिंग डालो टॉटोमेरिज्म। आइए चलिए देखते हैं। टॉटोमेरिज्म को देखते हैं। देखा जाए, देखो मैंने आपको जब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था तो उसमें लास्ट आइसोमर था ये टॉटोमर, और मैंने तब आपको सिर्फ ग्लिम्स देके छोड़ दिया था कि टॉटोमर क्या होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमर। लेकिन खास बात क्या होती है, जहां पे दो आइसोमर आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर सारे हैं, उनको हम टॉटोमर नहीं बोल सकते, कुछ सिलेक्टिव फंक्शनल आइसोमर, और ऐसे कि अगर एक को डालो तो दूसरा बन जाए और दोनों इकट्ठे कोएग्जिस्ट करे इक्विलिब्रियम में। लिखना शुरू करो। टॉटोमर्स are special type of functional isomers. Tautomers are special type of functional isomers. Special types of functional isomer which coexist in dynamic equilibrium in solution. Which coexist in dynamic equilibrium in solution. Which coexist in dynamic equilibrium in solution. ओके, अब आ जाओ एक एक बात इसको समझते हैं, एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे बेटा ध्यान से देखो, ये मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? यस दे आर, ये फंक्शनल आइसोमर हैं। कैसे पता? फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही क्या है, C2H4, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। ये फंक्शनल आइसोमर है, ये टॉटोमर भी है। क्यों टॉटोमर है? क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक का नाम क्या है, इसको एल्डिहाइडिक या कीटो फॉर्म बोलते हैं, और ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल। इन ऑल, इनॉल। तो पहले वाले का नाम क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। रुक जाओ, भी लिखना नहीं। तो ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है जिसमें टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो इनॉल अगर आपको दे तो बोलोगे इसका कीटो फॉर्म क्या होगा, टॉटोमर। ये दे तो ये इसका, दोनों में से चाहे ये लो या ये लोगे, अगर सॉल्यूशन में डालोगे इसको अलग से तो ये दोनों पैदा हो जाएंगे, इसको डालोगे तो भी ये दोनों, मतलब कोएग्जिस्ट करेंगे। हाँ, परसेंटेज 50-50% हो ये जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में
ऐसा रिपोर्ट किया गया है कीटो फॉर्म 99.9% से भी ज्यादा होता है। ये ट्रेसेस में मिलता है सिर्फ 0.01% या उससे कम। इसकी हालत इतनी, मतलब बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट लोगे तो डिटेक्ट होगा कि अच्छा ये भी मिल रहा है, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। एक मैं और आपको फॉर्म दिखाता हूं जहां आपको दिखेगा कि कीटो से डाई कीटो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH3, इस जगह पे आप देखोगे तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड C OH। यहां अगर आप देखो तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, एंड यहां देखो तो इन दोनों का फॉर्मूला एक है। फर्क किस चीज का है कि H उठ के यहां चला गया। इनमें देखोगे तो ये 76%, ये 24% होता है। तो ऐसा नहीं कि एकदम ही खत्म होता है टॉटोमेरिज्म में दूसरा फॉर्म, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन है, उस हिसाब से कहानी चलती है। सॉल्वेंट कौन सा है, टेम्परेचर क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमर्स, उनमें पहला नाम लिखो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमर्स, बेस्ड ऑन classification of tautomers based on the functional groups involved, based on the functional groups involved, based on the functional groups involved। बताओ, सबसे पहला लिखो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब आप ये बना लो और ये बना लो, दोनों जल्दी जल्दी बनाओ, फिर आपको सिखाता हूं कैसे पहुंचेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। नोट कर लिया, मिटा दूं दोनों? चलो बना लिया, लिख लिया। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि एक फॉर्म दे रहेगा, आपसे दूसरा फॉर्म बनाने के लिए बोलेगा, या क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बताओ देख करके इसमें टॉटोमर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। मतलब जैसे मैंने बोला कि ऑल द टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। सारे फंक्शनल आइसोमर टॉटोमर नहीं हो सकते, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम आना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें करेंगे? तो थोड़ा ध्यान से देखो क्या हुआ है इसमें, बहुत ध्यान से देखो। इसमें जो पाई बॉन्ड था इसने अपनी पोजीशन बदल ली, यहां से उठ के यहां आ गया। देखो हाइड्रोजन था जो माइग्रेट होकर अपना पोजीशन यहां से वहां बदल गया, बदला है ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड टॉटोमर में पूछा जाता है डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड टॉटोमर्स।
तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अरे बाबा ये इक्विलिब्रियम नहीं दिखा सकता रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, एब्सोल्युटली रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ऐसे वाला एरो दिखाएगा। तो देखो जो स्कूल में लिखने के लिए आ जाए ना टॉटोमर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है, तो आप सबसे पहला लिखोगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर, वो ट्रू प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल का डिपेक्ट नहीं करते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं ये। जबकि टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स आर रियल स्ट्रक्चर्स, दे कैन बी टेस्टेड। समझ में आया? दूसरा चीज, अरे सुनो, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागता है, एटम जहां का तहां पड़ा रहता है, ओनली माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एटम, बोथ माइग्रेशन टेक्स प्लेस। समझ में आया? शुरू कर दीजिए। Difference between resonance structure and tautomeric structures. Resonance structures are not real structures. They are hypothetical structures. Whereas tautomeric structures are real structures. Whereas tautomeric structures are real structures and can be tested. And can be tested. अब यहाँ पे क्या मतलब है? तो देखो जो कीटो फॉर्म है ना बेटा, कीटो फॉर्म, ये जो कीटो फॉर्म है, इसका टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है कीटो फॉर्म का? जहां कहीं कीटोनिक ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, वहां एक ब्रैडीज रिएजेंट नाम का एक मॉलिक्यूल है, उसको डाल दो। हाँ जी, ब्रैडीज रिएजेंट। टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन होता है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इसी का नाम है ब्रैडीज रिएजेंट। ये ऐड करते हो तो कीटो फॉर्म, कीटो और एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विथ 2,4-DNP, then it forms mostly red, yellow and orange, इन्हीं के बीच का कलर्ड क्रिस्टल बनता है। ये इसकी पहचान होती है कि कीटो फॉर्म है। 2,4-DNP डाला, अगर कलर आ गया तो समझ लो कि वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन पक्का होगा, उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा। आपको अगर टेस्ट करना है किसको, OH की टेस्टिंग, कितने लोग बोलेंगे ये तो बचपन से सीखते आए हुए हैं, OH ग्रुप कहीं प्रेजेंट है, टेस्ट करना हो, क्या डाल दो, इवॉल्व, बोलो जल्दी, H2 विथ सोडियम। ये सुनो, अरे यार OH एसिडिक बॉन्ड होता है, सोडियम डालोगे तो H2 गैस निकल के आएगी। अगर आपको टेस्ट करना है इनॉल, इनॉल टेस्ट, तो FeCl3 प्लस इनॉल गिव्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स। एक बार एग्जाम में भी पूछा था कि बताओ फिनॉल के साथ FeCl3 रिएक्ट करके कोई कलर देगा क्या, तो ये इट गिव्स, FeCl3 फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि ये इनॉल ही तो है। देखो फिनॉल इज एन इनॉल, इजंट इट? फिन ऑल, इन ऑल, तो फिनॉल इज एन इनॉल, इट फॉर्म्स कलर्ड प्रेसिपिटेट, कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ न्यूट्रल FeCl3, उसका टेस्ट होता है बेटा, ये फिनॉल का टेस्ट है। आ गया बात समझ में ना? तो ये इनकी टेस्टिंग है, प्लीज क्विकली नोट इट डाउन, टेस्ट फॉर कीटो, टेस्ट फॉर इनॉल एंड टेस्ट फॉर OH। बस शॉर्ट फॉर्म में बस लिखना है कि 2,4-DNP से कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कलर्ड प्रेसिपिटेट देता है, कलर्ड क्रिस्टल देता है, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है इनॉल, और ये हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। हाँ, ब्रैडीज रिएजेंट कीटो को कंफर्म करने के लिए,
इनॉल के लिए FeCl3 एंड OH के लिए सोडियम या पोटेशियम में से कोई भी। तो इसलिए मैंने लिखवाया ना कि ये रियल होते हैं, दे कैन बी टेस्टेड कि हाँ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, बेटर मतलब पावरफुल है। हाँ चल नहीं कर लिया, ये तो मिटा दो ना, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला। अगला पॉइंट नोट करिए, थोड़ा नोटबुक जल्दी जल्दी लिखा करो यार तुम। क्या बेटा? कलर्ड किसका? इसका कलर्ड मैंने बोला ना, कलर मोस्टली रेड ऑरेंज येलो के बीच में ही रहते हैं, यही 2-3 कलर आते हैं, डिपेंड करता है एल्डिहाइड है या कीटोन है उसके हिसाब से। ब्राइडीज वाला उधर भी इनॉल कौन सा है उसके साथ, जैसे फिनॉल के साथ वॉयलेट कलर बनता है, फिनॉल के साथ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है FeCl3, तो वो भी एक इनॉल है, तो इसलिए कलर बनता है। ठीक है, नोटेड। सेकंड डिफरेंस लिखो, स्पेस छोड़ लो, नहीं नोट किया है तो आगे नोट करते रहना। सेकंड डिफरेंस लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इधर से उधर हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। whereas in tautomeric structure the migration of atom as well as electron takes place। यहां मार्क कर लेना बेटा, ये देखो नंबर 1 2 3 पहुंचा है, यहां से थर्ड नंबर पे गया। ऐसे टॉटोमर जिसमें 1 से 3 पे माइग्रेशन हो उसको बोलते हैं ट्राइयाड टॉटोमर। क्या बोलते हैं? इनकी नेमिंग है, कहां से कहां स्विच किया उसके हिसाब से। 1 से 2 पे गया हो तो डाइयाड, 1 से 3 पे ट्राइयाड, 1 से 4 पे टेट्राड, 1 से 5 पे पेंटाड, 1 से 6 पे हेक्साड, 7 पे हेप्टाड एंड सो ऑन। ऐसा सो डेकार्ड हो जाएगा। सो इतने कार्बन वाले कभी आएंगे? एक ही करना है, ठीक है, गॉट इट। तो डाइयाड, ट्राइयाड, टेट्राड, इसका सिर्फ मतलब क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइग्रेशन से डिसाइड करता है। अगर एक से, अब कहोगे 1 से 2 वाला भी कोई है क्या? हाँ है, देख HCN जो होता है ना, इसको पानी में डालोगे तो तुम्हें एक और मॉलिक्यूल मिलेगा जिसको HNC बोलते हैं। इस पे प्लस और इस पे माइनस रहता है। ये साइनाइड है जिसमें HCN, H कार्बन से जुड़ा है, यहाँ H किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन। तो देखना, अगर ये 1 2 लिख रहा है तो ये 1 के बाद 2 पे जुड़ गया हाइड्रोजन। 1 से हट के हाइड्रोजन कहां जुड़ गया? 2 पे। अरे दिख रहा है, HCN से HC ट्रिपल बॉन्ड N से उठ करके H नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया है यहाँ पे, ये माइनस और इस पे प्लस। ये भी एक टॉटोमेरिज्म, इसमें भी माइग्रेशन हुआ H का एक तरफ से दूसरे तरफ। एटम माइग्रेट होगा तो बॉन्ड अपने आप हो गया, 1 2, यहाँ पे वही दिखाया मैंने 1 2 माइग्रेशन। ये डाइयाड का एग्जांपल है, डाइयाड मतलब 1 से 2 पे होगा। ट्राइयाड में कौन सा है? 1 से 3 पे हुआ। टेट्राड पेंटाड आगे करके मैं तुम्हें दिखाता रहूंगा। ठीक है, समझ में आया कौन सा टॉटोमेरिज्म था ये? कीटो से इनॉल। अब कहोगे सर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, यानी क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे और हमें ड्रॉ कैसे करना है, और ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। उसका सबसे पहला स्टेप क्या है, उसके लिए ही मैं इतने देर से तुम्हारा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था, टू आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन द गिवन मॉलिक्यूल, रिमूव इट। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? ड्रॉ द रेजोनेंस ऑफ द कार्बन पे नेगेटिव या O पे नेगेटिव, जहां पे भी आया है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ। रेजोनेंस जब करते हो तो माइग्रेशन हो जाता है बॉन्ड का ना। अब न्यूली नेगेटिव फॉर्म
जहां पे नया नेगेटिव आया है उस जगह प्रोटॉन को जो तुमने निकाला था उसको रीअटैच कर दो। यही 3 स्टेप में टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेंगे। पहचानना सबसे एसिडिक हाइड्रोजन, उसको रिमूव करो, जो भी नेगेटिव बना उसका आप रेजोनेंस करा के दूसरे पोजीशन पे लेके जाओ, और नए पोजीशन पे जो नेगेटिव है उसको H+ वापस दे दो, बन गया टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर। लिखो स्टेप्स टू फॉर्म tautomeric structures. Tautomeric structure of the given molecule. पहला लिखो उसमें, identify the most acidic hydrogen and remove it. Identify the most acidic hydrogen and remove it. अगला step 2, migrate the negative ion form from one atom to other with the help of resonance. Migrate the negative ion from one atom to another with the help of resonance. Migrate the negative ion from one atom to another atom with the help of resonance. बोलो, with the help of resonance. And last step क्या है बेटा? add proton to the newly formed negative position, to the newly formed negative या negative site लिख सकते हो. Add the H+. अब बताओ मुझे, चलो यहां पे बात करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या था? ध्यान से देखना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं. CH2 और यहां मान लो CH3 लिया है, C डबल बॉन्ड OH और यहां H लिया है. बता मोटो, इन जितने भी हाइड्रोजन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? आइडेंटिफाई करो. अगर ये 1 लिखो, ये 2 लिखो, 3 लिखो, कौन एसिडिक है? 1 2 3 में कौन एसिडिक है? क्विकली बताओ. किसका हाइड्रोजन निकालने से बना हुआ कार्बन ज्यादा स्टेबल है? वो ज्यादा एसिडिक होगा. कौन सा वाला? अरे सबका आंसर आना चाहिए, ये तो सबको बोलना है, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अगर ये आंसर नहीं कर पाओगे. खड़ा कर दूंगा पूरी क्लास, ध्यान रखना, अभी बहुत लंबी जाएगी. अभी बताओ कौन सा है? नंबर 1 2 एंड 3 में कौन सा है? 2 इज द राइट आंसर. क्यों नहीं 3 है? क्योंकि 3 पे नेगेटिव बनाओगे सर, इसके ही सर पे रह जाएगा, जबकि 2 पे बनाओगे तो रेजोनेंस से ऑक्सीजन अपने सर पे लेके जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहला स्टेप ये था, आइडेंटिफाई एंड रिमूव द हाइड्रोजन, ये पहला स्टेप था. -H+ कर लिया? बोलो, ये बना. दूसरा स्टेप क्या बोला था मैंने? दूसरा स्टेप क्या बोला था? जल्दी बोलो. जो, हाँ जी, जो नेगेटिव बना उसको माइग्रेट करो एक जगह से दूसरे जगह विद द हेल्प ऑफ व्हाट? बताइए, नेगेटिव है इधर डबल बॉन्ड, क्या इधर से इधर पहुंच गया क्या? तीसरा और लास्ट स्टेप क्या था? हाँ, जो नया पोजीशन नेगेटिव का बना है यार, वहीं पे तो O- को या जो भी आया है उसको तुम क्या दे दो? H+ आयन, और क्या बन जाएगा ये? CH3 CH डबल बॉन्ड C. क्या सभी को समझ में आ गया? इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर क्या सभी को समझ में आ गया? सभी को आ गया? तो एक मैंने बस तुम्हें सिखाया और इसका मैंने बना रखा है, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम अपने से पहुंचो यहां तक. देखो पहुंच पाते हो? बिल्कुल कॉपी नहीं करना है बेटा, एकदम इसको समझना है. समझने के बाद आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है. मैं दोनों ऐसे ओपन कर दे रहा हूं ताकि आपको पहला कॉल तो वो लेना है, उसके बाद बाकी कहानी वही रिपीट करनी है जो यहाँ पे है. तो इसको नोट करो, फिर इसको करो.
बोलो बच्चा, ये कर लिया सब लोगों ने? कुछ भी इसमें दिक्कत? अब मुझे बताओ, चलो चलो फटाफट तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बताओ ये वाला हाइड्रोजन निकालूं या ये वाला? बीच वाला। क्यों? ये नेगेटिव इधर और इधर दोनों तरफ गुलाटी मार सकता है, नहीं जा सकता है, इसलिए ज्यादा एसिडिक है ना। तो पहला तुमने कर दिया बेटा, क्या बन गया ये? सी पे माइनस। अब बताओ अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप जल्दी बोलो। ये रेजोनेंस करा देंगे। अरे तुम इधर भी ले जा सकते, आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। चल इधर लेके जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या बन गया ये? CH3 CH डबल बॉन्ड सी पे O माइन। अरे बोलो मोटू। अब लास्ट स्टेप क्या है? सी पे क्या ऐड कर दो? H प्लस। H प्लस ऐड करोगे तो ये OH बन जाएगा क्या? चेक करो यार, हमने वही बनाया था क्या? देखो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इस बारी इधर रखा था, उस बारी हो सकता है इधर रखा हो। अरे इतना ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इट कैन गो ऑन ईदर साइड ना। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है? इजी है या टफ है? बहुत आसान है। चलो आप एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, जरा बनाओ तो देखिए, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मिटा रहा हूं। ये दोनों तो चलो मैंने बना दिया था, तुम नहीं भी अपने से कर पाए होगे तो भी यहां पहुंच जाओगे इसमें, लेकिन तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। चलो लेट्स सी इफ यू गाइस कैन डू इट। लेट मी सी, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा है डबल बॉन्ड, बनाओ। बनाओ फटाफट फटाफट। आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एंड फिर करते जाओ। अच्छा ध्यान देना, जरूरी नहीं कि हर बार बने ही, हर बार जरूरी नहीं है कि टॉटोमर हो ही। नंबर 3 में तुम्हें दे रहा हूं। 4 दे रहा हूं। सोच तो सही एक बार। ये सब मतलब अगर तुम्हें बात समझ में आई है ना, तो ये सब 10-10 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। ये 5-5 मिनट वाले क्वेश्चन नहीं कि एक ले लिया सर अब 5 मिनट लगेगा, 4 दे दिया तो आधे घंटे निकल गया, ऐसा नहीं। 10-10 सेकंड वाले क्वेश्चन है। ये कितने लोगों ने कर लिया? किया? आइडेंटिफाई, पहला स्टेप क्या है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड फिर क्या करना है? उससे रिमूव करना है। उसके बाद का रेजोनेंस वही प्रोटोटाइप यार, एंड फिर प्रोटॉन नए नेगेटिव। यही 3 स्टेप फॉलो करना है। बताओ। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूं। हाइड्रोजन में लिख रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5। बताओ सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन में निकालूं? नंबर 1 2 3 4 और 5 में कौन सा निकलेगा? तो देखो कंफ्यूजन दो जगह होगा, एक 1 एंड एक 5। कितने लोग को है कंफ्यूजन? 1 कितने लोग बोलना चाह रहे हो कि है? हाथ उठाओ। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यार, जो लग रहा है वो बोलो। 1 कितने लोगों को लग रहा है नहीं सर 1 नहीं होगा 5 होगा? और कितने लोग कह रहे हैं दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं? नहीं हो पा रहा डिसाइड 1 एंड 5। अरे ये तो क्लियर है कि नीचे नहीं जाएंगे। अच्छा आओ तुम्हारा हेल्प करता हूं। तुम्हें एक बात याद है, मैंने बोला था पिरिडीन का लोन पेयर दिखाने वाला लोन पेयर है, ये जाता नहीं है रेजोनेंस में। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो sp2 ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर तुमने यहां नेगेटिव बना दिया तो क्या तुम्हें नहीं दिख रहा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला लोन पेयर हो जाएगा? क्या ये रेजोनेंस में जा पाएगा? और अगर रेजोनेंस से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा ही ना पाए तो ये कम एसिडिक या ज्यादा एसिडिक? लेस एसिडिक, इसलिए ये नहीं है। आंसर कौन सा है? आया समझ में? मैंने बोला ना, मैंने तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड आज की क्लास में किया ताकि ये स्टेप जल्दी जल्दी निकले यार, यहाँ अटको मत तुम लोग, तो फटाफट खत्म करो। अब यहाँ का माइनस तुम निकाल दोगे तो बचा ही क्या यार? उसके बाद कुछ नहीं बचा। यहाँ माइनस आया, यहाँ डबल बॉन्ड हो, इसको इधर फेंको, इधर इसको इधर फेंको, और अरे क्या बन गया? दिख रहा है क्या तुम लोग को? O माइनस H प्लस डाल के क्या बन गया? फिनॉल। कितने लोगों को स्ट्राइक हुआ कि सर ये तो एरोमेटिक है? तो इसका जो टॉटोमेरिक फॉर्म है ना, नियरली 100% है। ये सिर्फ नाम का है,
दूसरा साइड, ये नियरली 100%। ऐसे प्रोसेस जिसमें एक फॉर्म सिर्फ पेपर पे लिखने में अच्छा लगता है, उसको स्यूडोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये स्यूडोट्रॉपिज्म का क्लासिक एग्जांपल है कि ऑन पेपर दूसरा टॉटोमर है, बट वो डालते ही दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया और ये नॉन एरोमेटिक। एरोमेटाइजेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है ना, इसलिए बन गया नियरली 100%। स्यूडोट्रॉपिज्म, TROPISM, स्यूडोट्रॉपिज्म, जहां पे एक फॉर्म डोमिनेटेड हो इतना कि ऑलमोस्ट वही एग्जिस्ट कर रहा हो, दूसरा फॉर्म नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको हम स्यूडोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या ये आपने ट्राई किया? अब ये आप ट्राई करो जल्दी। कर लिया? हाँ, एक मिनट मुझे बात करनी है तुम लोगों से, रुको। ये नंबर 1, 2 एंड 3 में से कौन सा निकालना चाहोगे? इस पे सब लोग पार्टिसिपेट करो अभी। स्टॉप राइटिंग एंड थिंक अबाउट इट। पहला, दूसरा या तीसरा बेटा? थर्ड कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाओ तो। ये थर्ड, ये 1 तो हो नहीं सकता ना। कितने लोग कह रहे 2 भी तो नहीं हो सकता यार, वो भी तो sp2 नहीं है। तो बचा कौन सा? अब डाउट ये होगा कई लोगों की, सर ये पहुंच रहा है क्या ऑक्सीजन पे? तो क्या यार उसके लिए तुम्हें रेजोनेंस कराने नहीं आता? इतने दिन से मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर रहा हूं, किस लिए बताओ? ताकि ये सब पहचानो। यही तो फायदा है यार जीओसी और ऐसे पढ़ने का। चलो बताओ, ये नेगेटिव आया, देखो पहुंचा क्या? अभी तो नहीं पहुंचा सर। इसके बाद वाले स्टेप में दिख रहा है क्या? हाँ पहुंच गया। इसका मतलब वो हाइड्रोजन एसिडिक था। अब तो खत्म यार, हमने कहानी खत्म कर दी। इसका भी टॉटोमेरिक फॉर्म कौन सा आएगा? फिनोल। ये भी स्यूडोट्रॉपिज्म का एग्जांपल। अब बता मोटू, यहां पे होगा नो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि कोई हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान क्या? कि उसका नेगेटिव आने के बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के सर पे चला जाए, या तो इतना खुद में स्टेबल हो कि जरूरत ना पड़े। बोलो, यहां बताओ, यहां बोलो टॉटोमेरिज्म होगा? नहीं सर, ये कार्बन आयन कहां खिसकने वाला है? यही बन गया, कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो इसलिए नो टॉटोमेरिज्म। तो कोई कॉमन टिप्स है? सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, इनॉल टाइप में चीज तुम्हें दिखाई दे तो वहां टॉटोमेरिज्म होगा, बाकी जगह नहीं होता है। हाँ, यहां देखो, इसका H तुम हटाओगे H प्लस तो क्या बनेगा? अरे इसमें एक ही हाइड्रोजन है, C माइनस और N पे लोन पेयर, तो H प्लस नाइट्रोजन का लोन पेयर लेकर के यहां पहुंच जाता है, ये HNC। तो इसमें भी वही स्टेप है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अगर रेजोनेंस से बन रहा है तो ठीक, ये एकमात्र साइनाइड है जो टॉटोमेरिज्म शो करता है, और कोई टॉटोमर शो भी नहीं करता है, और कोई आरसीएन नहीं शो करता है टॉटोमेरिज्म, सिर्फ और सिर्फ एचसीएन ही है पूरे साइनाइड की कैटेगरी में जो टॉटोमेरिज्म शो करता है। उसका नाम अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन सा फॉर्म था? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। नोट कर लिया? नो टॉटोमेरिज्म, नो टॉटोमेरिज्म। चलो 2-3 क्वेश्चन और पूछता हूं, फिर होमवर्क दे दूंगा तुम्हें करने के लिए, एंड फिर मैं क्लास एंड करता हूं। देखो, चल बेटा ये बता, अगर तेरे सामने यहां NH, देखते हैं तुम लोग क्या कॉल लेते हो, क्या सीखे हो तुम लोग, भी पता चल जाएगा। इसका टॉटोमर बनाओ, जल्दी बनाओ। इन दोनों के आप टॉटोमर बनाओ। अगर एरोमेटिक बन सकता है, मल्टीपल टाइम टॉटोमेरिज्म भी करा सकते हैं। अरे एक अल्फा निकला, दूसरा भी हाइड्रोजन निकल सकता है एसिडिक, तीसरा भी निकल सकता है। अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो बनाते जाओ, अगर एरोमेटिक मिल रहा है तो जरूर उसको मार्क करो। क्या ये टॉटोमेरिज्म पहले शो करेगा? यस और नो? तो हम चेक करते हैं। डू वी हैव एसिडिक हाइड्रोजन? कौन सा, CH या NH? NH। कैसे पागल हो यार तुम, ये बताओ,
मोर एसिडिक कौन होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की NH बॉन्ड, NH। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम। अरे यार मैं बोल रहा हूं तुम लोगों की हल्के में मत लो एसिड बेस को, हल्के में लिए तो परेशान रहोगे पूरे साल भर। पहला स्टेप ही वही है, आइडेंटिफाई करना। तो हमने पढ़ा है कि भाई सेम अगर पीरियड के मेंबर हो और उनके हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर। तो NH इज मोर एसिडिक देन CH। दूसरा फैक्टर दोनों के साथ कॉमन है कि ये माइनस इधर भी चला जा रहा है, ये माइनस भी इधर चला जा रहा है। अरे ये माइनस तो नाइट्रोजन पे भी माइनस और इस पे भी माइनस, दोनों बल्ले बल्ले। इसका कार्बन पे जो माइनस आ रहा है वो दिक्कत है, बोलो। तो इसलिए पहले आप इसको निकालोगे, इसको निकालोगे तो इसका टॉटोमर बनाओ और इसका टॉटोमर बनाओ, जल्दी करो, डू इट। इसके अगर एक से ज्यादा बने तो प्लीज गो अहेड। कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हाथ उठाओ। अरे बात नहीं, चलो बच्चों, इसका बना लिया सभी ने? क्या बना बताओ? हाँ ध्यान देना, ये अमाइड है ना, CONH। अरे बोलो ना। तो ये अमाइड एंड ये इमाइन ऑल, इसको क्या बोलते हैं? इमाइन। C डबल बॉन्ड N को इमाइन बोला जाता है, IMINE, इमाइन ऑल। तो अमाइड इमाइन ऑल टॉटोमेरिज्म, कौन से फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है उससे। इसका नाम इतना पॉपुलर है नहीं तो लिखो नहीं, बस मैं तुम्हें नाम बता रहा था कि कैसे नेमिंग करते हैं। ये कर लिया आप लोगों ने? दो बन रहे हैं, आओ चलो। पहला वाला ये एसिडिक निकाला होगा, दूसरा वाला ये निकाला है क्या? कितने लोगों ने बोला कि सर ये बना दिया सीधा? मैं सीधा जा रहा हूं उस पर, ठीक है। OH, ये सुनो, कितने लोग यहाँ पे रुके हुए हैं? अरे प्यारे बच्चों, क्या कर दिया? अरे अरे यार तुम लोग क्या पागल बना रहे हो? ये ठीक लग रहा है अभी? क्या मैं अगले स्टेप में जा सकता हूं कि नहीं? चलिए बना दिया, आप खुश हो जाओ। बना दिया। मैं तो यहां भी नहीं रुकने वाला हूं,
कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है और इससे बनने वाला स्ट्रक्चर बहुत ही मजेदार है और वो फिनॉल है। कितने लोगों को दिखाई दे? अरे अभी वही तो किया था इसके इस मॉलिक्यूल के पहले देखो, उसमें मैंने यही तो तुम्हें दिया था। अरे मोटू लोग, यही था ना, ये हाइड्रोजन एसिडिक था, यहाँ का एच निकला था, इधर घूमते घूमते फिनॉल बन गया था। तो तुम इधर वाला क्यों छोड़ दिए यार? तुम क्वेश्चन ये है, यस इट विल फॉर्म एन एरोमेटिक वन। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, इसको निकाल के बनाओगे, ठीक है। सो यस दिस इज ऑल्सो टॉटोमेरिक, दिस इज ऑल्सो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉटोमर इज दिस बिकॉज हियर एरोमेटिक हो गया। आ गया क्या? समझ में आ गया? सभी को दिमाग में क्लैरिटी आ गई? बोलो। तो क्या अब मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पहचानना सीख जाओगे? अब देखो मैंने ये बोर्ड पे 3 नाम लिखे हुए हैं। हाँ जी, ये आपके लिए होमवर्क है। उसका सिर्फ मैंने एक साइड लिखा है। जैसे ये नाइट्रोसो फॉर्म है, सबको पता है? नाइट्रोसो किसको बोलते हैं? एनओ को। ये नाइट्रो है, सबको पता है? और ये है इमाइन। क्या है? इमाइन। दूसरा नाम क्या है? इनअमाइन। वो स्ट्रक्चर तुम बनाओगे। करना क्या है? वही कॉमन स्टेप। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पहचानो, उसको बाहर निकालो, रेजोनेंस करो, उस नए जगह पे बनाओ। जो स्ट्रक्चर बने उसको आपको तीनों बना के मुझे फोटो चाहिए ग्रुप के अंदर, ठीक है? आई वॉन्ट दैट। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन। नाउ यू कैन लीव इट। अच्छा ये आखिरी रह गया क्या? बनाओगे क्या होमवर्क में? चल ठीक है, कोई बात नहीं, दिस यू कैन कंसिडर एज होमवर्क, बट भेजना जरूर है, ठीक है? ये लिखा है नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। अरे एक तरफ नाइट्रोसो, दूसरे तरफ ऑक्साइम। ये आपको बनाना है। ऑक्साइम क्या होता है? ये आप जब बनाओगे ना वही ऑक्साइम है। अगर टॉटोमर से ही बनाया तो ऑक्साइम बना लोगे। इसका जो दूसरा फॉर्म है उसी का नाम एसी है, ACI। ये फॉर्म नाइट्रो, ये फॉर्म इमाइन है और दूसरा फॉर्म क्या है? इनअमाइन। और ये आपके लिए यही ब्लैंक मैंने छोड़ा हुआ है। राइट साइड वाले तीनों बनाना है मॉलिक्यूल, अच्छे से लिखना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो वी आर डन फॉर द क्लास। अगली क्लास में इसके आगे की बात करते हैं।